अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर चैप्टर का, दैट इज अबाउट द सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं और फिर उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है। बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सस्टेनेबल का मतलब यह है कि किसी भी रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि आपकी आज की ख्वाहिशात भी पूरी हो जाए और फ्यूचर की नीड्स पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यानी कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी इस रिसोर्स से बेनिफिट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप जमीन को ऐसे या पानी को ऐसे इस्तेमाल करो कि भाई आज की जरूरियात भी पूरी हो जाए और फ्यूचर पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, यानी कि फ्यूचर जनरेशन विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। अब इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको सस्टेनेबल बनाना है किसी चीज को, तो आप उस चीज को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट को हार्म करोगे तो आज तो आप हार्म कर लोगे, फ्यूचर में वो चीज बचेगी नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आपके ज्योग्राफी के पेपर या एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेपर में दो डेफिनेशंस कबूल होती हैं। एक ये कि भाई यूज रिसोर्सेज इन अ वे व्हिच फुलफिल्स एग्जिस्टिंग वांट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फ्यूचर नीड्स, यानी फ्यूचर जनरेशन विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। और दूसरी जो डेफिनेशन इस्तेमाल होती है दैट इज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन अ वे दैट डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट, या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में एग्रीकल्चर करना। अब हमारे पास पास्ट पेपर्स का एक सवाल है जिसके अंदर मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड जो और भी पास्ट पेपर के सवाल आते हैं वो सिर्फ एक सवाल की मदद से हम लोग कर पाएंगे। मैं देखो, लैंड रिफॉर्म्स के इंडिविजुअली भी सवाल आते हैं, ट्रेनिंग्स और एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो हम इस तरीके के पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे कि एक सवाल पढ़ते हुए हम लोग बहुत सारे आंसर्स जो है वो लोग कर रहे हो। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक है, दैट इज अबाउट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहां पर एक और पास्ट पेपर का सवाल है, डी पार्ट का है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन पाकिस्तान डेवलप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल है, यानी कि हमें कमेंट करना है एक्सटेंट पे कि भाई इस हद तक पॉसिबल है, इस हद तक पॉसिबल नहीं है। इसकी मार्क्स की डिवीजन किस तरीके से है कि पॉसिबिलिटीज के आपके पास 2 मार्क रिजर्व्ड हैं, प्रॉब्लम्स के आपके पास यानी नेगेटिव साइड के भी 2 मार्क रिजर्व्ड है, एग्जाम्पल का 1 मार्क रिजर्व्ड है और इवेल्युएशन का भी 1 मार्क रिजर्व्ड है। इसके लिए कम से कम एक पॉसिबिलिटी और एक प्रॉब्लम लिखनी होती है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वो प्रॉब्लम अनडेवलप्ड रह जाए या गलत हो जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। तभी बेहतर ये है कि हम 2 पॉइंट्स पॉसिबिलिटी पे लिखें और 2 पॉइंट्स प्रॉब्लम्स पे लिखें कम से कम। तो भाई यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स आप लोगों को डिस्प्ले किए हैं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी पास्ट पेपर्स के कई सवाल आते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई लैंड रिफॉर्म्स, जिसका थोड़ा सा जिक्र हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर किया था। भाई मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये था कि भाई कुछ फार्मर्स थे जिनके पास इतनी बड़ी जमीन थी कि उनको ये पूरी कल्टीवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो वो क्या करते थे, वो आधी जमीन कल्टीवेट करते थे या थोड़ी सी उसमें से जमीन कल्टीवेट करते थे और बाकी छोड़ देते थे। मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बना देता हूँ। भाई देखो भाई, इतनी अगर फॉर एग्जांपल टोटल एग्रीकल्चर का एरिया फार्म लैंड इतनी है, तो उसमें से एक बंदा है जो ये पूरा हिस्सा ओन करके बैठा हुआ है। अब क्योंकि वो पूरा हिस्सा ओन करके बैठा हुआ है तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती है, इतनी सी जमीन को कल्टीवेट करने में उसकी जरूरियात भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं। तो जो बाकी हिस्सा है, जो वाइट शेडेड रीजन है, वो खाली छोड़ देता है। और जो बकाया हिस्सा है, यानी कि ये जो ये दूसरा हिस्सा, यहाँ पर बेटा फार्मर्स के दरमियान इतनी ज्यादा डिवीजन, इतनी छोटी 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 जमीन डिवाइड हुई हुई है, डिवीजन हुई हुई है कि भाई दूसरे फार्मर, तीसरे फार्मर, चौथे फार्मर के पास इतनी छोटी जमीन है कि वो उस पर कुछ कर ही नहीं पा रहा। अब एक के पास एक्स्ट्रा जमीन जो वो कल्टीवेट कर नहीं रहा और दूसरे के पास इतनी छोटी जमीन कि वो कल्टीवेट कर नहीं पा रहा। अगर वो इंप्रूवमेंट करना चाहे वो बैंक लोन नहीं देता, अगर वो मशीन इस्तेमाल करना चाहे वो अफोर्ड नहीं कर पाता, अगर वो वर्कर्स रखना चाहे काम की इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता। उसके बच्चे जो हैं वो जॉब की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रही है। तो इन तमाम तर इश्यूज के खिलाफ गवर्नमेंट ने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म्स पास किए, जिसमें उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट कर दी लैंड होल्डिंग की। अयूब खान ने सबसे पहले इसको इनिशिएट किया। अयूब खान ने कहा नो लैंड कुड बी लार्जर देन 1000 एकर्स इरिगेटेड, यानी नहरी जमीन, और
sorry, no land could be larger than 500 acres irrigated and 1000 acres unirrigated, यानी कि जो नहरी जमीन है उसकी लिमिट कम रखी और जो गैर नहरी जमीन है यानी कि अनइरिगेटेड जमीन है उसकी लिमिट ज्यादा रखी। इस तरीके से अयूब ने कहा कि भाई सबके पास एटलीस्ट बराबर नहीं तो इक्वल नहीं तो कम से कम सिमिलर लैंड की होल्डिंग होगी, ताकि वो वहां पे इक्वली काम कर सके, इक्वली एफिशिएंसी से काम कर सके। इस तरीके से अयूब खान ने इस लिमिट को सेट किया। जब भुट्टो आया तो भुट्टो ने इस लिमिट को डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी भुट्टो ने कहा नो लैंड कुड बी लार्जर देन 500 एकर्स अनइरिगेटेड एंड 250 एकर्स इरिगेटेड, यानी भुट्टो ने मैक्सिमम लिमिट को और कम कर दिया, आधा कर दिया। इसका मकसद था कि सबके पास तकरीबन एक एक बराबर तकरीबन सिमिलर यूनिट्स ऑफ लैंड हो, ताकि सब प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें। तो देखो गवर्नमेंट ने जो है वो लिमिट सेट की मैक्सिमम लैंड की होल्डिंग्स की, जिसमें अयूब खान ने 1000 एकर्स अनइरिगेटेड और 500 एकर्स इरिगेटेड की लिमिट सेट की। इनका मकसद ये था कि प्रोडक्टिविटी राइज हो, और जो छोटा फार्मर है उसके पास भी अब कंपैरेटिवली बड़ी जमीन होगी। जब बड़ा फार्मर उसको अपनी एक्स्ट्रा जमीन बेचेगा तो उसके पास भी क्या होगी, कुछ प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लैंड होगा जिसपे वो मशीनरी इस्तेमाल कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, काम में इंप्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन नेगेटिव साइड पे भी बात करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनको कोई फोर्स ही नहीं कर पाया कि वो एक्स्ट्रा जमीन किसी और को बेचे। और उन्होंने क्या किया, जमीन की डिवीजन सिर्फ ऑन पेपर कर दी। उन्होंने कहा ये जमीन मेरी नहीं, ये मेरी परदादी की है, नानी की है, दादी की है। ऑन पेपर उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज में इस जमीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि इन रियलिटी वो लैंड जिसकी थी उसी की रही। तो लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे नाकाम साबित हुए। दूसरा, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फार्मर्स को क्या देते हैं, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम देते हैं। अब ये जो ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम है इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लिखा हुआ है सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, जिसको मैं कहता हूँ स्कार्ड, शॉर्ट में क्या कह देता हूँ, स्कार्ड, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। के अलावा दूसरी एग्जांपल हमने किसकी लिखी, वापडा की। वापडा की फुल फॉर्म है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी। तो बेटा इनका मकसद था कि फार्मर्स को मॉडर्न ट्रेनिंग के मेथड सिखाएं, ताकि फार्मर्स जो हैं वो अपनी जमीन को एटलीस्ट ओवर इरिगेट ना करें। होता यह है कि जब फार्मर्स जमीन को ओवर इरिगेट कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते हैं, क्योंकि उनको मेथड की नॉलेज ही नहीं है, ट्रेनिंग और एजुकेशन ही नहीं है, तो इट कॉजेज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अब आप पूछोगे वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी क्या होता है। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इज व्हेन the underground water starts coming on the surface and bringing salt patch with it from underneath। भाई जमीन के अंदर जो है नमक है, अगर आप उसमें जरूरत से ज्यादा पानी डाल दोगे तो जमीन के अंदर का पानी भी ऊपर आएगा, साथ अपने अंदर का सॉल्ट भी ले आएगा। वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लीविंग सॉल्ट पैच बिहाइंड, विच मेक्स द एरिया अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, जिससे एग्रीकल्चर में बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। तो भाई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं लाइक स्कार्प या फिर वापदा, जो कि फार्मर्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग देगी मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन में, जैसे कि ट्यूबवेल का इस्तेमाल, जो कि अंडरग्राउंड वाटर को पंप करता रहता है ताकि वाटर टेबल कभी राइज ही ना हो, ताकि वाटर लॉगिंग सैलिनिटी हो ही नहीं। और इससे क्या होगा, ज्यादा कल्टीवेबल एरिया बचा रहेगा, एरिया विल रिमेन सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो प्रोडक्शन में इजाफा होगा। लेकिन मसला क्या है कि हमारे जो फार्मर्स हैं ये ट्रेनिंग और एजुकेशन सीखना ही नहीं चाहते। ये ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल, मैकेनिकल थ्रेशर्स का इस्तेमाल, ट्यूबवेल का इस्तेमाल सीखना ही नहीं चाहते। व्हाई? बिकॉज दे आर रिलक्टेंट टू लर्न मॉडर्न मेथड्स ड्यू टू फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इनको डर ये है कि यार इससे हमारी जॉब चली जाएगी, अगर हम मॉडर्न मेथड सीख लेंगे, मशीन्स हमें रिप्लेस कर देंगी, तभी फार्मर्स सीखना ही नहीं चाहते। तो ये इसकी नेगेटिव साइड हो गई। थर्ड मसला, गवर्नमेंट ने कहा फाइनेंशियल सपोर्ट दे देते हैं। अब फाइनेंशियल सपोर्ट में दो तरीके की सपोर्ट्स आ सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट चीप लोन्स दे सकता है, जो कि अयूब की गवर्नमेंट ने दिया भी फार्मर्स को चीप लोन्स। दूसरा, सब्सिडी दे सकते हैं। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प, जबकि चीप लोन का मतलब है कि कम इंटरेस्ट रेट पे या लोअर इंटरेस्ट रेट पे या फिर नो इंटरेस्ट रेट पे क्या करें, गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन्स फराहम करे। इससे क्या होगा, फार्मर्स अपनी मशीनरी खरीदेंगे, अपने फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन में इजाफा होगा। लेकिन मसला क्या है कि देयर इज अ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स, बिकॉज पाकिस्तान में फार्मर्स को दो चार थोड़ी है,
मोर देन 50% ऑफ द ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर बेसिकली। तो बेटा इनकी हाई कॉस्ट गवर्नमेंट से अफोर्ड नहीं हो पाती, स्पेशली बिकॉज पाकिस्तान इज ऑलरेडी अंडर फॉरेन डेट्स। पाकिस्तान के ऊपर गैर मुमालिक कर्ज इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सब अफोर्ड नहीं कर पाता। अब देखो इसकी इवैल्यूएशन कैसे करनी होती है। जो टू स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है उसमें भी आप ऑल दो से स्टार्ट करते हैं, यहां पर भी आप ऑल दो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल है इसमें यू हैव टू कमेंट ऑन द एक्सटेंट। अब अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है तो आप लिखेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट सक्सेसफुल है। अगर आपने नेगेटिव कंक्लूजन लिखना है तो आप लिखेंगे टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट ये सक्सेसफुल है। लेकिन कंक्लूजन शुड बी अनबैलेंस, शुड बी अनबायस्ड। अनबायस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, यानी कि वर्ड ऑल दो का आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा although there have been several problems in it, यानी कि there have been several problems in developing sustainable agriculture, but government has been quite successful। या फिर मैं लिख सकता था government has been successful to a great extent in developing agriculture sustainably। फिर क्या उसका रीजन देना है साथ में, because Pakistan is still regarded as one of the best agricultural country in the world। क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशंस, इरिगेशन नेटवर्क हो गया हमारा, या फिर हमारी जो सॉइल हो गई, या हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, दे आर कंसीडर्ड बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आंसर अ 6 मार्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑफ एग्रीकल्चर।